किस नंबर 18 शी इज कर्स्ड। ईमान ने सुना था कि अगर हॉस्टल में आपको एक अच्छी रूममेट मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। पर अच्छे लोग मिलना किस कदर मुश्किल था ये उसे अब पता चला था। वो चाहकर भी अपनी रूममेट से कनेक्ट नहीं कर पाई। चश्मा की गन डालने की आदत थी और ईमान को सफाई का कीड़ा था। दोनों का एक साथ रहना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ईमान ने एडजस्ट कर लिया था। वो अपने हिस्से को साफ सुथरा रखती, पर इस वक्त उसका दिमाग घूम जाता जब यशमा के बेड के आसपास पड़ा इजाफी खाना कल सड़ जाता और उससे बदबू फैल जाती। वो ना उसकी चीज़ों को उठा सकती थी और ना ही उन्हें वहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। तंग आकर उससे एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आकर यशमा को मैसेज किया। ना जाने कितने दिन का खाना पड़ा था जिसमें फंगस सिकने के बाद बदबू फैल पूरे कमरे में फैल गई थी। उससे यशिमा से साफ साफ कहा कि वो इस बदबू में नहीं रह सकती। राय मेहरबानी दोबारा इस तरह के हालात पैदा ना करे। यशिमा ने मैसेज देखने के बाद कोई जवाब नहीं दिया। ईमान ने खुद ही सफाई की और कमरे में खुशबू का छिड़काव किया। वो थकी हुई आई थी और यहाँ आते ही उसका ये सब देखकर दिमाग घूम गया। लेकिन फिर ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। यशिमा ने उस बात को अपनी अना का मस्सा बना लिया। अब कमरे में पहले से ज्यादा गंद होने लगा था। ईमान सोई होती तो वो रात को आकर बत्तियां जला देती, ऊंचा ऊंचा बोलती या फिर जोर जोर से हंसती। ईमान इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी थी। अक्सर वो अपनी चाबी भूल जाती या फिर जानबूझकर रात के 3 बजे आकर ईमान को कॉल करती कि दरवाज़ा खोल दो, और ईमान को उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ता। यशमा की नज़रें हमेशा उसका मजाक उड़ाती महसूस होती थीं। वो शॉपिंग करके आती और सारा सामान फैला देती और बार बार उससे पूछती कि ये सब बताओ कैसा है। ईमान जब तक उसके साथ होती वो ऐसे शो करती जैसे यशमा कमरे में हो ही नहीं। वो उसे नज़रअंदाज करती, पर वो नहीं जानती अंदर ही अंदर क्या चल रहा था। एक दिन वो यूनिवर्सिटी थी जब यशमा ने उसे मैसेज किया कि मेरे नोट्स नहीं मिल रहे। ईमान ने तो देखे तक नहीं थे। उससे साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता। और फिर ये रोज़ चलने लगा। उसकी कोई ना कोई चीज़ गुम हो जाती और ईमान कुछ ना करके भी खौफसदा रहती। सामने वाले कमरे में एक लड़की यशमा की दोस्त थी। वो अक्सर उसके पास आ जाती थी। पता नहीं किसको मौत पड़ रही है जो मेरी चीज़ें चुरा रहा है। लोगों को जरा डर खौफ नहीं है और ना जरा सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है। छुट्टी का दिन था। वो जानती थी उसे सुनाया जा रहा था, लेकिन वो खामोशी से अपनी असाइनमेंट बनाती रही। पर दिल उचाट हो चुका था। यकीनन वो बाकी लड़कियों के सामने यही कहती होगी कि उसकी चीज़ें ईमान चुरा रही है। वो जिससे कभी चोरी नहीं की थी, वो जो अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर थी। अब कुछ लड़कियां उसे अजीब नजरों से देखती थीं। उसी उलझन में वो सारा दिन रहती और नज़रअंदाज करने की कोशिश करती। वो अब तक मैनेजमेंट तक बात लेकर नहीं गई थी। यहाँ लोग बड़े आज़ाद ख्याल थे। वो नहीं चाहती थी उससे कोई बैकवर्ड कहे, लेकिन यही उसकी गलती थी। एक दिन वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उससे कमरे के सामने रश था। वो जगह बनाते अंदर दाखिल हुई तो अंदर यशमा बुरी तरह चीख रही थी। मेरा अब तक लाखों का सामान चोरी हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता रूममेट के अलावा कौन कर सकता है। वो उसे देखते ही चिल्लाई। रईसा हॉल की मैनेजमेंट वहीं थी। यशमा ने शिकायत की थी। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, जबकि ईमान के चेहरे के रंग फीके पड़ गए। मैंने बहुत कुछ इग्नोर किया है, पर मेरी ये चॉकलेट्स मेरा गिफ्ट थी। मेरा बॉयफ्रेंड यूके से लाया था। मैंने तो खोल कर भी नहीं देखी और ये सारे डब्बे फटे हुए हैं। सारी चॉकलेट्स गायब है और ये रैपर इसके बेड से मिला है। वो चॉकलेट का एक खाली रैपर लिए खड़ी थी। ईमान बुखलाई नजरों से सबको देखने लगी। सब उससे सवाल को थे। सबकी नजरें चीख चीख कर उसे चोर बुला रही थीं। उससे गर्दन मोड़कर फटे हुए चॉकलेट्स के डब्बे देखे। चश्मा पिछला पूरा हफ्ता यहाँ नहीं थी। उसकी चीजें ऐसे ही पड़ी थीं। ईमान ने कभी छुआ तक नहीं। उससे चॉकलेट्स पड़ी देखी थी, पर वो चॉकलेट लवर नहीं थी। वो तो कभी कभार कुछ ऐसा खाती थी, पर उसके डब्बे वाकई अब फटे हुए और खाली पड़े थे। चश्मा का पारा आसमान पर था। मैंने कुछ नहीं चुराया। उसे लगा उसके गले में कांटे उगाए हों। कितना मुश्किल होता है कभी कभी अपने ऊपर लगे इल्जामों की तरदीद करना। तो ये रैपर तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा था? चश्मा खूंखार नजरें लिए उसके सामने आई। अगर तुम्हें चॉकलेट्स चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और ये सब मेरे गिफ्ट से। मैंने टेस्ट भी नहीं किया अभी तक। वो फिर से चिल्लाई। मैं चॉकलेट्स खाती भी नहीं हूँ, और चॉकलेट्स के लिए मैं अपना ईमान क्यों खराब करूंगी? उसके गले में आंसू का गोला अटक गया। वो सिलते नसों से मैनेजमेंट की तरफ देखा। वो एक 40 साल खातून थी। इसकी कपट की तलाशी ली जाए, देखना मेरा सामान अंदर होगा। इतनी सबकी
इतनी हसीयत। उसके आंसू बहने को तैयार थे, जबकि यशमा उसे आंखों से जला देने की मूड में थी। ठीक है, मैं अपनी कपट खोल कर दिखाती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और फिर उसे अपनी अलमारी खोल दी। जूते कपड़ों के अलावा अंदर किताबें पड़ी थीं, कुछ चीज़ें जो उससे यहाँ आकर खरीदी थीं। आरजे का बैग, जो यशमा ने उसे बाहर निकालने को कहा, उससे निकाला तो उस बैग की भी तलाशी ली गई। कहीं कुछ नहीं मिला था, और इतनी चॉकलेट्स वो एक हफ्ते में तो कहाँ से रही। ना यशमा के नोट्स थे, बूट से, अंदर ना बाकी चीज़ें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कितना मुश्किल होता है जब किसी मुसीबत में आप अकेले हों और कोई आपका साथ देने वाला ना हो। मैंने चोरी नहीं की, उससे आखिरी बार सफाई पेश की। मैनेजमेंट ने चश्मा की तरफ देखा। आई डोंट नो, मेरा बहुत सा सामान गायब हुआ है। अगर इससे नहीं लिया तो कहाँ गया? उसके लहजे में जरा बदलाव नहीं आया था। मैनेजमेंट इस मसले का हल निकालने का वादा करके चली गई, जबकि वो रोती थी। उसके जाने के बाद यशमा ने एक नज़र ईमान को देखा। तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है, मेरा दिल दुखा है। उससे सफाई थी। तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ईमान ने पलटकर शाकी नजरों से उसे देखा, और फिर वो अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। वो उस वक्त यशमा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो हॉस्टल से बाहर निकल आई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। दिल किया सब छोड़ छाड़ कर भाग जाए। क्या वो इतनी अड़सान थी कि उसे चोर बना दिया जाता? वो कुछ देर रोते हुए पैदल चलती रही, और फिर साथ ही एक कॉफ़ी शॉप पर आकर बैठ गई। बाहर काफ़ी धुंध थी। शिद्दत जज्बात से उसका वजूद पहले कांप रहा था, अब तो उसके दांत बजने लगे। उससे कॉफ़ी ऑर्डर की और खामोशी से सर पकड़ कर बैठ गई। अब्दुल ठीक कहता है, एशियन लड़कियां बहुत रोती हैं। आवाज़ पर उसे सर उठाकर देखा तो जॉन उसके सामने था। वो उसे यहाँ देखकर हैरान हुई। अगर वो यहाँ था तो अब्दुल भी यकीनन यहीं कहीं होगा। उससे चारों जानिब नसें घुमाई, पर उससे अब्दुल नजर नहीं आया। अब्दुल यहाँ नहीं है। ये लो, आंसू साफ कर लो। अभी तुम्हें बहुत रोना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा प्रैंक करने वाला हूँ। वो उसे टिश्यू थमाता जा चुका था, जबकि माँ साकित बैठी रह गई। ये सारे मनहूस मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो दिल मिलाकर रह गई। रश्मा की टेंशन उससे भूल गई थी, जबकि जॉन उसे नई टेंशन में डाल गया था। कुछ देर बाद उसे सलमा बेगम की कॉल आ गई। वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, मजबूरन उसे उठानी पड़ी। हेलो कहते वक्त उसका लहजा फिर से भीग गया था। वो अब पछता रही थी, आखिर क्यों आ गई थी यहाँ। लेकिन फिर उसे खुद पर काबू पाना पड़ा और सलमा बेगम से सर दर्द का बहाना किया। वो काफ़ी देर वहाँ बैठी रही और अपने दिमाग को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। कॉफ़ी पीकर उसके अंदर गर्माइश उतरी तो ज़हन थोड़ा पुरसुकून हुआ। जब दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसे खुद पर गहरी नज़रों का एहसास हुआ। उससे सर उठाया तो सामने ही एक कोने वाली मेज़ पर एक लड़की बैठी थी। वो हैरान रह गई। वो लड़की इस वक्त गाउन के ऊपर कोट पहने हुई थी। उससे निकाब किया हुआ था। वो ईमान को ही देख रही थी। उससे पहली बार यहाँ किसी लड़की को पर्दे में देखा था। वो अकेली बैठी थी। एक सनसनीखेज लहर उसके वजूद में फैल गई। वो निकाब के अंदर से ही कॉफ़ी पी रही थी। ईमान नसें झुका गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। एक पल को किसी अपने का एहसास हुआ। इससे पहले वो वहाँ से उठती, वो लड़की अपनी जगह से उठकर ईमान की जानी पड़ी। ईमान ने हैरानी से उसे देखा। वो कदम कदम चलती उसके पास आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उससे उर्दू में पूछा। ईमान ने हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसे देखा। जी जी बिल्कुल। और वो उसके सामने बैठ गई। मैं कायनात हूँ। यूवी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वेलेंसिया और इसाल दोनों से मेरा ताल्लुक है। मैं तुम्हें दोनों जगह पर देख चुकी हूँ। तुम उम्मे ईमान हो ना? उसे ईमान का नाम पता था। ईमान तो जैसे सारा दुख भूल गई। परदेस में किसी अपने का मिल जाना कैसा होता है, ये बस वही जानती थी। जी मैं ईमान हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा है। माशाल्लाह आप बापर्दा बहुत अच्छी लग रही हैं। वो तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उसकी बस आंखें नजर आ रही थीं, कांच जैसी शफाफ आंखें। ईमान की बात पर वो मुस्कुरा दी। अपना हुदा साथ लाई हूँ, इसलिए यहाँ कर भी ऐसी ही हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैं जानती हूँ। इस सब की आदत डाल लो। हर बात पर रोना किसी मसले का हल नहीं होता। वो उसे समझाने लगी थी, जबकि ईमान खामोशी से उसे सुनती रही। उसे तो कुछ और आता ही नहीं था। आर्ट अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिवर्सिटी में नुमाइश जारी थी, और उसे अभी तक जाने का मौका नहीं मिला था। ये एक बहुत बड़ी नुमाइश थी। वलेंसियाई शायरों में से एक, मारिया बेनिटो की एक लाइन। इस नुमाइश के लिए ये एक नज़म।
एक से ज़्यादा मखलूक इस नुमाइश के लिए अनवान फराहम करती थी, जिसमें वो अपनी कसीरियत, अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी के अंदाज से गहराई तक उतरती थी। ये नुमाइश 25 नवंबर को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के एहसास में डिज़ाइन की गई थी। ये नुमाइश मरकज़ी थीम के साथ मुख्तलिफ मजमूओं से मुख्तलिफ फ़नपारों की नुमाइश करती थी। सिनफ़ी तशद्दुद की मसम्मत और ख़वातीन की आज़ादी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद व शुमार के मुताबिक हर 3 में से एक औरत अपनी ज़िंदगी में सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद का शिकार होती है और दुनिया भर में हर 11 मिनट में एक खातून या लड़की को ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों कत्ल किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद मुख्तलिफ निजी मुजमों और ख़ास तौर पर एंडोमेंट फंड से मुतल्लिक टुकड़ों के वसी इंतखाब के ज़रिए सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद की तमाम शक्लों में मुसम्मत करने वाली एक मिसाली दास्तान तैयार करना था। सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद का खात्मा नुमाइश का आगाज़ पहले मौज़ूई दायरे से होता है, जिसका अनवान था जिनसी बुनियाद पर तशद्दुद का खात्मा लाज़मी है। इस जगह में आपको ऐसे टुकड़े यानी ऐसे आर्ट मिलेंगे जिनका मकसद या तो सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करना है या फिर ख़वातीन के खिलाफ हर तरह के तशद्दुद की मसम्मत करने वाले टुकड़े तशद्दुद को वसी अंदाज में और अक्सर काफ़ी बारीक बीनी से मुखातिब करते हैं। ये काम मुख्तलिफ अनवानात से लड़ते हैं, जैसे कि तशद्दुद को पनाह देने वाली जगहें, मीडिया और प्रेस, समाजी असूल जो ख़वातीन को शैतान बनाते हैं, या सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के ज़रिए छोड़े गए जिस्मानी निशानात। वो नुमाइश से मुतल्लिक़ा तफ़सीलात पढ़ रही थी। उसे हमेशा से आर्ट की नुमाइशें पसंद थीं और यहाँ तो मौज़ू भी काफ़ी दिलचस्प था। ये नुमाइश बताना चाहती थी कि ख़वातीन जंगी हथियार नहीं हैं। ये जगह नाज़रीन की तवज्जो ख़वातीन के ज़रिए होने वाले तशद्दुद की तरफ मबसूल करवाती थी, जिसे अक्सर उसी तनाज़ुर में खामोश कर दिया जाता था जिसमें ये तशद्दुद होता था। मुसल्लह तनाज़ात में सबकी तरफ से होने वाले तशद्दुद के अलावा ख़वातीन एक इज़ाफ़ी तशद्दुद का शिकार होती हैं जो उनकी जिन्स के लिए मख़सूस है, जैसा कि इंटरनेशनल एमेंसी की तरफ से शाया किया गया है। लड़कियों की तालीम तक रसाई के इम्कानात दरअसल तनाज़ात वाले इलाकों में लड़कों के मुकाबले में 90% कम है। इस मौज़ूई इलाके का मकसद मुसल्लह तसादुम और जंग में सिंध के किरदार को वो मरायत फराहम करना है जिसकी वो मुस्तहिक है, और इस बारे में बेदारी पैदा करना है कि उन हालात में ख़वातीन और लड़कियाँ किस तरह गैर मुनासिब तौर पर मुतासिर होती हैं। ये नुमाइश 30 नवंबर से 18 फरवरी तक जारी रहने वाली थी। सारा शेड्यूल लिखा हुआ था। हफ्ते के 7 दिन का टाइम दिया गया था। इस नुमाइश के टिकट फ्री थे, अलबत्ता एक वक्त में कम ही लोग अंदर जा सकते थे। सेंटर का नाम भी पता है कि कहाँ हो रही है ये एग्जीबिशन? वो कभी इंसानों की तरह नहीं आ सकता था। इस वक्त भी वो उसके पीछे खड़ा था और ईमान जो अपना लैपटॉप खोले यूनिवर्सिटी में इस वक्त जारी नुमाइश के बारे में पढ़ रही थी, पूछूंगी जानती हूँ कल्चरल सेंटर में हो रही है एग्जीबिशन। वो छिड़ गई। और किन किन हॉल्स में हो रही है? उससे एक और सवाल पूछा। हॉल्स के नाम स्वानवी और मुकामी जुबान में थे और यहाँ आकर अब तक कुछ हद तक स्पेनिश यानी स्पेनवी सीख चुकी थी। साला अकेडमिया, साला एसयूडी जर्नल एंड साला ओबर्टा, उसे रटा रटाया सुना दिया। इनका मतलब भी पता है? वो जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं था। एकेडमिया रूम, जनरल स्टडी रूम और ओपन रूम। अरे वाह, तुम तो सीख गई हो। उसके सामने बैठिया, जाने वो कहाँ गायब हो जाता था और फिर एकदम वापस आ जाता था। अब तो तुमने मेरा कर्ज भी चुका दिया है, अब क्या चाहिए? उससे लैपटॉप बंद करते हुए अब्दुल की जानिब देखा। हम दोस्त हैं, क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकता? ओ, ये कब हुआ? वो मन में सुकेड़े पूछने लगी और तभी उसकी नज़र अब्दुल के कानों पर पड़ी। उससे कानों में छेद करवा कर वालियां पहन रखी थीं। ये सब क्या है? वो पूछे बिना नहीं रह सकी। कोरियन लड़के ऐसे हुलिये में रहते हैं, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। वो एकदम खड़ा हुआ, खुली पैंट जिसमें उसके जूते भी छुप गए थे, सफ़ेद टी शर्ट और लॉन्ग कोट पहने उसके सामने खड़ा था और अब घूम घूम कर आगे पीछे से अपना सरापा उसको दिखाने लगा। ईमान उसे देखते खुद पर काबू न रख पाई और हंसी का फवारा उभरा और अब वो बेतरह हंस रही थी। हंस हंस कर लोटपोट हो गई। अब्दुल ने जबड़े भींच कर उसे देखा।
वो अभी तक हंस रही थी। तुम्हें किसने कहा मुझे कोरियन लड़के पसंद है? वो हंसी रोकना चाहती थी पर रोक ना पाई। तुम होती उस दिन ड्रामा देख रही थी और वो सेकंड लीड। वो उसके यूं हंसने पर हवा होता उसके सामने बैठ गया, जबकि ईमान फिर से हंसने लगी। अच्छा, अब चुप कर जाओ। अब्दुल अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चिढ़ गया। ईमान अपने मुंह पर हाथ रख के हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने अगर ड्रामा देखा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे पसंद है। ये सब मर्दों पर अच्छा नहीं लगता। उससे अब्दुल के कानों की तरफ इशारा किया। अब्दुल ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये सब तुम पहले बता देती। वो गुस्सा हुआ। ख्वामहा मुझे इतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ा। मैंने कब कहा था ये सब करो? उससे इल्जाम से भरी होना चाहा। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था इसलिए किया। उसकी बात सुनकर ईमान ने हैरत से उसे देखा। मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की। मैं फिर भी तुम्हें अपनी दोस्त मानता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ ना हो? वो अभी तक खुद पर लगे चोरी के इल्जाम से खुद को रिहा नहीं कर पाई थी। अब्दुल उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, जबकि ईमान की लबों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो अपना लैपटॉप बैग में डालती क्लासरूम से बाहर निकल आई। अब्दुल भी उसके साथ साथ चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ अभी तक अपने कानों पर रखे हुए थे। मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। किसलिए? वो रुकी। हमारा म्यूजिक बैंड वेलेंसिया में अब तक का अपना सबसे बड़ा शो कर रहा है। मुझे उम्मीद है तुम आओगी। वो जल्दी से उसे बताता वहां से भाग गया। उससे अपने कान छुपाए हुए थे। उसे अपने कानों से ये बालियां उतारनी थी। ईमान उसके यूं भागने पर मुस्कुरा दी। पागल। वो सिरे लब बड़बड़ाती आगे बढ़ गई। उस दिन के बाद से ईमान यशमा से बिल्कुल बात नहीं करती थी। वो बुला लेती तो जवाब नहीं देती, तो वो उसे नज़रअंदाज सी करती थी। एक दिन अचानक चीखों की आवाज़ सुनकर ईमान हड़बड़ाकर उठ बैठी। सुबह के 4 बज रहे थे। ये हफ्ते का दिन था। चश्मा की ऑफिस से छुट्टी थी और ये चीखने की आवाज़ भी चश्मा की थी। उससे शायद कोई ख्वाब देखा था। ईमान ने लाइट जलाई। आर यू ओके? उससे यशमा से पूछा, जबकि उसे देखते ही यशमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वो कंबल खुद पर ओढ़े दोबारा लेट गई। ईमान ने अफसोस से उसे देखा और वापस लेट गई, पर नींद गायब हो चुकी थी। किसी इंसान के साथ रहना जिसके साथ आपका कुछ भी मैच ना करता हो, किसी जहन्नुम में रहने जैसा होता है। और ये कोई ईमान से पूछता वो कैसा महसूस करती थी। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। अब अक्सर यशमा डर कर उठ जाती और अब खुद भी ईमान को नज़रअंदाज करना शुरू हो गई थी। वो आजकल किसी टूर पर गई थी और ईमान इन दिनों सुकून से रहने लगी थी। वो मर्जी से सोती जागती थी। उससे अब यशमा रात के वक्त सरगोशियाँ नहीं सुननी पड़ती थी। और अब्दुल तो जैसे उस दिन से दोबारा गायब हो गया था। उसका आखिरी सेमेस्टर था और वो जाने कहाँ गुम था। अलबत्ता ईमान को इतना याद था कि उसका म्यूज़िक बैंड कोई कॉन्सर्ट कर रहा था, उनका कोई लाइव शो था। वो अब अकेली यूनिवर्सिटी में घूमती रहती। उसे कभी कभी कायनात मिल जाती थी और ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मगन रहती थी। वो उस दिन वो एग्जीबिशन देखने जाना चाहती थी, लेकिन उसे ज़्यादा पता नहीं था कि टिकट्स वगैरह कहाँ से मिलने थे। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कायनात वहाँ आई। वो स्याह वाइपर स्याह कोट पहने हुई थी। उसका चेहरा हाथ पाँव सब कुछ छुपा हुआ था। उसे देखकर अक्सर ईमान को रश्क आता था। कायनात को यहाँ आए 4 साल हो गए थे। मास्टर्स के बाद वो अब एमफिल कर रही थी। तुम फ्री हो? उससे आते ही ईमान से पूछा। जी अभी फ्री हूँ, हैरियत है। मैंने सोचा तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन दिखा लाऊं। जाने वो उसके दिल की बात कैसे जान गई थी। ईमान फौरन उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलने लगी। तुम्हारी रूममेट अब ठीक रह रही है? वो अब ईमान से पूछने लगी। इंसान कहाँ बदलते हैं, वो भी तब जब उन्हें आपसे ज़ाती तौर पर कोई ख्वार हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? मैं नहीं जानती। ईमान ने गहरा सांस लिया। तुम जियोग्राफी डिपार्टमेंट देखना चाहोगी? मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी राहदारियाँ जैसे सूरज निकलता है तो इसकी बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियों से छन कर आती धूप बहुत अच्छी लगती है, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में। वो दोनों अब उसी राहदारी से गुजर रही थीं। वाकई ये राहदारी कुछ अलग की कशिश रखती थी। अब्दुल तुम्हारा क्या लगता है? अचानक ही कायनात ने पूछ लिया। उसके सवाल पर ईमान चौंकी। रिश्ता तो कोई भी नहीं सवाए इंसानियत और सीनियर होने के। हाँ पर वो अच्छा इंसान है। ईमान ने साफ गोई से बताया। उससे आज तक किसी लड़की से बात नहीं की, न कभी किसी से दोस्ती की है। वो काफ़ी मुंहफट है और लड़ाई झगड़ों की वजह से काफ़ी बदनाम भी है। हाँ जानती हूँ। जाने कायनात क्या कहना चाहती थी।
ईमान उलझ गई। वो दोनों अब खामोशी से चलने लगी। तुम यूनिवर्सिटी के बाद क्या करती हो? कायनात ने दोबारा बात शुरू की। कुछ खास नहीं, कॉलम्स लिखती हूँ और स्टडी करती हूँ बस। मैंने एक कुरान एकेडमी ज्वाइन की हुई है। अगर तुम सीखना चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ज़्यादा फीस नहीं है। ये सुनते ही ईमान को खुशगवार सा एहसास हुआ। उसे तो कुरान पाक को जानना था। उससे फ़ौरन हामी भर ली। वो 3 घंटे कायनात के साथ गुजारने के बाद वापस आ गई। उसका आज का दिन अच्छा था। वो काफ़ी खुश थी। उससे पहली बार आर्ट एग्जीबिशन देखी थी। यहाँ की दुनिया कितनी अलग थी। वो अक्सर सोचती थी कि सल्फाइड्स कैसे होते हैं, वो भला दूसरों से अलग कैसे हो सकते हैं। और फिर उससे जाना कि जो लोग दिमाग को टिकाने पर रखते हैं, जो उसका सही इस्तेमाल जानते हैं, वो बाकी दुनिया की भीड़ से निकल आते हैं। उनकी कतार अलग हो जाती है। दुनिया में खाने पीने, सोने और मॉडर्न पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ है। और अक्सर किसी कॉफ़ी शॉप पर बैठे बूढ़े और देर उम्र लोगों को गौर से देखती। अक्सर उससे 90 साल लोगों को बड़ा ही फिट देखा था। वो ज़हनी तौर पर आज भी बहुत मुतवाज़िन थे। वो अक्सर किसी कूड़ेदान को कूड़ा उठाते देखती और रुक जाती। वो अक्सर सोचती कि आखिर ये लोग ये सब करते वक्त क्या सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ तो खास होगा जो उन्हें रुकने नहीं देता। उससे एक बार एक हाकरोब को काम के दौरान डांस करते देखा। वो काम करने के साथ साथ डांस कर रहा था और वो बहुत मगन था। उससे एक बार एक फ़कीर को गाते सुना। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी। तब उससे जाना कि लोगों की इस सारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया होती है जो हमारी नज़रों से ओझल होती है। और वो दुनिया बड़ी दिलचस्प होती है। अक्सर उससे अब्दुल का ख्याल आ जाता कि अगर वो ऐसा ना होता तो वो कितना कामयाब होता। लेकिन उसकी वो कौन सी दुनिया थी जो उसे इस सारी दुनिया में इतना बदनाम होने के बावजूद खुश रखती थी। आजकल वो नज़र आने वाली यानी ज़ाहिरी और छुपी हुई यानी पोशीदा दुनिया में उलझी हुई थी। उसे लगता था हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है और ये कैसे काम करती है, उसे अब उस पर लिखना था। पोशीदा दुनिया। अगले दिन उसके पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया और वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो दूसरे नंबर पर थी। बहुत कुछ समझ ना आने के बावजूद भी उससे कड़ी मेहनत की। उसका सीजीपीए अच्छा आया था और वो खुश थी। उससे ये खबर खुशी खुशी घर सुनाई थी। वो बेख्तियार ही अब्दुल का इंतज़ार करने लगी थी। अब्दुल खुद ना आया पर उसका फ़ोन आ गया था। आज रात उसका शो था। ईमान को यकदम याद आया। अब्दुल ने उससे आने का कहा था। उससे वादा नहीं किया पर इतना कहा कि वो आने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे पहले उससे सोचा था कि वह किसी कॉफ़ी शॉप पर जाएगी। वहाँ जाकर अच्छे से चाय या कॉफ़ी पिएगी और अपने कॉलम पर काम करेगी। पोशीदा दुनिया। वो अक्सर किसी राह चलते फ़कीर से बात करने की कोशिश करती। उसे लगता था जैसे वो ज़ाहिरी दुनिया में किसी खास मिशन पर आए हों। शायद उनका हकीकी किरदार कुछ और हो। शायद फ़कीर बनना उनकी मजबूरी हो। शायद ये उनका काम हो। लेकिन मुकामी ज़ुबान अच्छे से ना जानने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाई थी और कभी कभी वो खुद पर हंसती थी। एक दिन वो ब्रेड और जूस से यूनिवर्सिटी की दूसरी जानिब बैठी एक औरत से मिलने गई। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो अक्सर बस स्टॉप पर किसी का इंतज़ार करते नजर आती थी। ईमान ने उसे ब्रेड और जूस दिया। वो पहले तो ईमान को घूरती और फिर उससे दोनों चीज़ें झपट लीं। तुम्हें ये सब कैसा लगता है? ईमान ने सवाल किया। औरत जिसके बालों को बेतरतीबी से काटा गया था, उसने हैरत से ईमान को देखा। अलबत्ता वो कुछ बातें समझती थी। वो कुछ देर उसे देखती रही और फिर ब्रेड खाने लगी। इस ज़ाहिरी दुनिया में पागल का किरदार अदा करना कैसा लगता है? मैं जानती हूँ तुम्हारी हकीकी दुनिया कुछ और है। वो जो कई पैरों से भूखी होने की वजह से बेड पर टूट पड़ी थी। ईमान की बात सुनकर जैसे वो साकित हुई। उसने ईमान को यूं देखा जैसे वो नहीं बल्कि ईमान पागल हो। वो फिर हंसी और हंसती चली गई और उसकी हंसी गुस्से में बदल गई। गो टू हेल। उससे हाथ में पकड़ा ब्रेड और जूस ईमान पर दे मारा और गालियां दे दी। वहां से चली गई। ईमान अचानक अफ्ताब पर घबरा गई। उससे कैसे सोच लिया था कि वो किसी को खाने का लालच देगी और वो अपनी हकीकी दुनिया उस पर आश्कार कर देगा। उसके बाद ईमान ने सोच लिया था कि वो किताबें पढ़ेगी। वो जानेगी लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा था। और इसी वजह से इस वक्त यूनिवर्सिटी और रईसा हॉल के दरमियान बने एक छोटे से कैफ़े पर बैठी थी। वो लाइब्रेरी से कुछ किताबें लाई थी और इस वक्त वो चाय को ऑर्डर दिए पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन थी। कुछ देर बाद उसकी चाय और ब्रोनी उसके सामने रखी थी। उसे खाने में मीठा पसंद था, सवाए चॉकलेट्स के। वो उसे केक की सूरत में ले लेती थी
और किसी सूरत में नहीं। उसने ब्राउनी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। मीठा खाने के बाद वो हमेशा खुद को पुरजोश और ज़्यादा एक्टिव महसूस करती थी। वो वहाँ तकरीबन 2 घंटे बैठी रही और काम करती रही। वक्त कैसे गुजरा पता नहीं चला। चौंकी तब जब बारिश बरसने लगी। वो झटके से उठी। उसके पास छाता नहीं था और वो बाहर आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। उससे जल्द अज जल्द हॉस्टल जाना था और आज तो अब्दुल का शो भी था। वो खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करती हॉस्टल पहुंची तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। जैसे ही वो अपने कमरे की लाइन में दाखिल हुई, आज फिर वहाँ अजीब तमाशा था। चश्मा उसका सामान उठा उठा कर कमरे से बाहर फेंक रही थी। वो बेदरार चीख रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी। उसे देखते ही यशमा हलक के पल चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, यू आर कर्स्ड। यशमा 2 कदम पीछे हटी। ईमान के चेहरे का रंग फीका पड़ा। 2-4 लड़कियां खड़ी थीं जो उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। शी इज ए विच। मैं एक दिन नहीं सो पाई। ये हर जगह मुझे दिखाई देती है। मैं यूके में भी सुकून से नहीं रह पाई। इसके साथ कुछ है। ये आम इंसान नहीं है, ये कर्स है। यशमा की आंखें खौफ से फटने को तैयार थीं। वो हिजाने अंदाज में चिल्ला रही थी। उसका बस चलता तो वो ईमान को जान से मार देती। लेकिन खुद के लिए कर्ज के अल्फाज सुनकर उसकी टांगों से जान निकल गई और वहीं जमीन पर बैठती चली गई।